हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र प्रदीप कुमार पाल आपके अपने चैनल सनशाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज है रविवार यानी संडे को हम लोग पढ़ते हैं चित्रकला के बारे में। ऐसी चित्रकला जो यूपी बोर्ड में बहुविकल्पी तौर पे 20 प्रश्न आते हैं, उन 20 प्रश्नों को कैसे 20 के 20 प्रश्न हम सॉल्व कर लें, इसी के लिए हम ये श्रृंखला की दूसरा क्लास हमारा है। पहला क्लास पिछले संडे को था, दूसरा क्लास आज है। आइए हम इसमें देखते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें आपके विकल्प भी बहुत जरूरी हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं लिखेगा कि हाँ ठीक है प्रश्न लिख लिया और जो सही उत्तर है उसको लिख लेंगे, नहीं, चारों विकल्प आप लिखेंगे। इससे क्या होता है कि चारों विकल्प लिखने से आपको याद करने में आसानी होती है और जल्दी से याद हो जाता है। आइए कुछ प्रश्न हमने नोट कर दिया है समय की बचत के लिए। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। आइए, पहला प्रश्न है, रामायण के अनुसार सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? रामायण में लिखा है सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी। ये कला से संबंधित है, इसलिए रामायण के अनुसार सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? सोने की प्रतिमा बनाई थी। किसने बनाई थी? राम ने, रावण ने, मैसूर ने, लक्ष्मण ने। राम ने नहीं बनाई, इनकी पत्नी थी। रावण ये कभी नहीं बनाएगा, सीता जी को लेके चला गया था। ये है मैसूर। मैसूर रावण के दरबार में रहता था। सूर मीन्स क्या था? असुर। इसीलिए वही तो सीता जी की प्रतिमा किसने बनाया? मैसूर ने बनाया। किसने बनाया? मैसूर ने। आपका विकल्प कौन सही है? विकल्प सी सही है। ठीक, पहला प्रश्न। दूसरे में आते हैं, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये बहुत ही फेमस ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम है अष्टाध्यायी। और संस्कृत का बहुत बड़ा ग्रंथ है और कहीं कहीं संस्कृत का जन्म इस ग्रंथ से माना जाता है। इसमें मतिराम है, पाणिनि है, कालिदास है, तुलसीदास। ठीक, इसमें क्या है, सब अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है, बहुत फेमस है पाणिनि। यानी विकल्प बी सही है हमारा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? पाणिनि जी हैं। ठीक, आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये है, मेघदूत और रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मेघदूतम, या म भी लगता है इसमें, कहीं कहीं इसमें भी म लग जाता है। यानी मेघदूतम या रघुवंशम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आइए देखते हैं विकल्प में। केशव जी नहीं, कालिदास, बिहारी, तुलसीदास। तो आपको पता है कालिदास बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। जैसे इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर, सेम कंडीशन इंडिया में संस्कृत के, इनसे बड़ा विद्वान संस्कृत का कोई हुआ नहीं। तो मेघदूतम और रघुवंशम किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना। मेघदूतम ये बादलों के बारे में चर्चा की है। रघुवंशम श्री राम भगवान की चर्चा की गई। इसमें क्या है? केशव, कालिदास। यह है, तो इसमें सही कौन है? इसमें सही है कालिदास। रघुवंशम और मेघदूतम के रचयिता कौन है? कालिदास। आइए, ये रस है, 9वां रस। रस नंबर 9। रसों की संख्या अगर समानता पूछी जाए तो कहा जाता है रस कितने हैं? तो 9 रस है। तो 9 रस, ये 9वें रस। 9वें रस का नाम क्या है? यानी 9वें रस का नाम क्या है? तो आते हैं, देखते हैं, हास्य रस, शांत रस, करुण रस, वीर रस। तो 9वें रस का नाम क्या है? शांत रस। कौन सा है? शांत रस। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। और इसको बताया था किसने? इसको बताया था अभिनव गुप्त ने। बाकी सभी रस को बताया था किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कुल 8 रसों की चर्चा की है। ठीक, कितने रसों की? 8 रसों की। बाद में अभिनव गुप्त जी ने कहते हैं 8 रस नहीं, 9 रस है। 9वां रस कौन सा हो गया? शांत रस हो गया। और इसका स्थायी भाव हो गया निर्वेद। ठीक, आइए देखते हैं, रेखा से प्रश्न है 5वां। कर्णवत रेखा प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है? नाटकीयता, शिथिलता, शांति, बेचैनी। भाई कर्णवत रेखा मतलब क्या होती है? ऐसी रेखा, ऐसी या ऐसी, कर्ण के समान हो। कर्णवत रेखा क्या प्रदर्शित करती है? बेचैनी प्रदर्शित करती है। ऑप्शन डी सही है।
कर्णवत रेखा पर क्या प्रदर्शित करती है? बेचैनी प्रदर्शित करती है। ठीक, ये हमारे रहे 5 प्रश्न। आइए अब देखते हैं 6वां से लेकर 10वां तक प्रश्न नोट करते हैं और इसके बाद हम देखते हुए चलते हैं। इसको आप अपनी कॉपी बनाएंगे, उसमें लिखते हुए चलेंगे। इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आना है। सारे के सारे प्रश्न आपके कहीं से मैच कर जाएंगे चित्रकला विषय में कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न नंबर 6, 5 हो गए थे। चाहे क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है? क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन ए व्याकुलता ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी अशांति। क्या? अशांति। जो आपको समझ में आया आंसर कमेंट में आप जरूर लिखेंगे, बाकी मैं क्वेश्चन लिखने के बाद आपको बता ही रहा हूं। दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा है किस वैज्ञानिक ने प्रकाश रंग की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? किस वैज्ञानिक ने रंग की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? पहला आइंस्टीन, दूसरा न्यूटन, तीसरा ओस्टवाल्ड, चौथा जेम्स वाट। ये हो गया। इस वैज्ञानिक ने रंग की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है। आइंस्टीन, न्यूटन, ओस्टवाल्ड और जेम्स वाट। 8वां प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न, रंग चक्र में आमने सामने के रंग कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आइए ऑप्शन ए है समीपस्थ रंग, बी विरोधी रंग, सी द्वितीयक रंग, डी मूल रंग। ये हो गया प्रश्न नंबर 9। आइए देखते हैं 9 नंबर। पीला और नीला रंग मिलाने से
बनता है, क्या बनता है? आइए, लाल बी, हरा सी, बैगनी बी, नारंगी। ठीक, आइए 10 देख लेते हैं। 10 प्रश्न देखने के बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। 10वां आइए देखते हैं। 10 नंबर है शीतल अथवा ठंडा। शीतल कोष्टक में लिख लीजिए ठंडा। ठंडा रंग कौन सा? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। आइए, ये हमारे 10 प्रश्न हो गए। आइए उत्तर मिलाते हैं। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? क्षैतिज रेखा मतलब ऐसी रेखा, ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा है, ये लेटी हुई है, लेटी हुई रेखा है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा अगर लेटी हुई है तो किसका भाव उत्पन्न करेगी? शांति का। तो कौन सही है? ऑप्शन बी सही है। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? शांति का भाव उत्पन्न करती हैं, शांति का भाव। आइए, किस वैज्ञानिक ने रंग की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? तो आपके वैज्ञानिक थे न्यूटन ने। कब? आइजैक न्यूटन ने यह बताया कि प्रकाश से रंग की उत्पत्ति होती है। किससे? प्रकाश से रंग की उत्पत्ति होती है। कब बताया था? 1660 ईस्वी में। कब बताया था? 1660 ईस्वी में न्यूटन ने यह बता दिया कि जो प्रकाश सूर्य से हमारे पास आता है उसमें क्या होता है? उससे रंग, हमारे जो आपके लाल पीले नीले जो रंग है उनकी उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। कब बताया? 1660 ईस्वी में बताया। रंग चक्र में आमने सामने, आमने सामने, कहा? आमने सामने के रंग क्या कहलाते हैं? रंग चक्र में आमने सामने के रंग क्या कहलाते हैं? समीपस्थ रंग, विरोधी रंग, द्वितीयक रंग, मूल रंग। तो आमने सामने के रंग क्या कहलाते हैं? विरोधी रंग। क्या कहलाते हैं? विरोधी रंग। कौन सा सही हो गया आपका? बी ऑप्शन सही है, विरोधी रंग। आइए 9, पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है लाल, हरा, बैगनी, नारंगी। क्या बनता है? पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा बना? लाल, हरा, बैगनी, नारंगी। पीला और नीला हम मिलाएंगे तो बनेगा हरा रंग। कौन सा रंग बनेगा? हरा रंग। आइए देख लेते हैं कैसे। लाल, पीला और नीला, लाल पीला नीला मिला। आइए मिलाते हैं। ये लाल और पीला मिलके क्या बन गया? नारंगी। और पीला नीला मिल गया क्या? हरा। और आ जाइए, नीला और लाल मिलकर क्या बन गया? बैगनी। ये क्या है? ये है आपका रंग चक्र। क्या है? रंग चक्र। रंग चक्र। यहाँ क्या पूछा? पीला और नीला मिला ना, पीला और नीला मिला क्या बना? अब आइए शीतल। क्या? शीतल अथवा ठंडा रंग कौन सा है? तो लाल क्या है? लाल गर्म है, नीला ठंडा, पीला गर्म, नारंगी गर्म। तो आपका ठंडा रंग अथवा शीतल रंग कौन सा है? नीला है। क्यों? शीतल रंग का मतलब यह ऐसा रंग जिसको देखने से हमारी आंखों में शीतलता का आभास हो, वही रंग क्या कहलाते हैं? वही रंग ठंडे रंग कहलाते हैं। ठंडे रंग अथवा शीतल रंग कहलाते हैं। आइए, हमारे आपके 10 प्रश्न निपट गए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 से 15 तक। नोट करते रहते हैं जब हम, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे इसका ये ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 क्या है? 11 है गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग कौन सा है?
इधर जगह है ऑप्शन इधर ही लिख लेते हैं। ए लिखते हैं नारंगी, बी लाल, सी पीला, डी इनमें सभी। ठीक, 12 नंबर, 12 नंबर आइए। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसका मतलब है सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग क्या कहलाते हैं। आइए ऑप्शन ए धूमिल रंग, बी अग्रगामी रंग, सी मूल रंग, डी द्वितीयक रंग। आइए सर्वप्रथम ए ऑप्शन हटा के दूसरा ऑप्शन लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, पृष्ठगामी रंग। प्रश्न नंबर आइए 13 नंबर है रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मान, ऑप्शन सी तान, ऑप्शन डी ये बी था, ऑप्शन सी पोत, डी सघनता। ठीक, 4 ऑप्शन हो गए। 15 नंबर, 14 नंबर, 14 आइए 14 देखते हैं। 14 नंबर देख लेते हैं हम। प्रकाश, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं। मान, तान, पोत, सघनता। ठीक, मान, तान, पोत, सघनता। तान के मुख्य भेद हैं, तान के मुख्य भेद। आइए यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन लिख लेते हैं, जगह है तो यहाँ ऑप्शन लिख लेंगे हम। क्या प्रकाश बी मध्यम प्रकाश, सी छाया, डी इनमें सभी। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ की नहीं, किस देश की देन क्वेश्चन। यूनान, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड। ठीक, 15 हो गए। आइए इसको देख लेते हैं, तब आगे नोट करेंगे। गर्म रंग कौन सा है।
नारंगी है, लाल है, पीला है, इनमें सभी हैं। हमें पता है ऐसे रंग जो हमारी आंखों में चकाचौंध कर दे, चकाचौंध कर दे, देखने पर आंखें देख न पाए एक बार, कैसे रंग होते हैं? वो होते हैं आपके गर्म रंग। और शीतल रंग ऐसे रंग होते हैं जो हमारी आंखों को ठंडक महसूस करे। इसमें नारंगी भी वैसे है, लाल भी वैसे है, पीला भी ऐसे, इनमें सभी। इसका मतलब इनमें सभी ऑप्शन ठीक है। हमने ऑरेंज रंग का पहना है, आंखों क्या दे रहा है? तो आंखों में चकाचौंध कर रहा है, इनमें सभी सही है। नारंगी, लाल, पीला सभी कैसे हैं? ये सभी के सभी गर्म रंग हैं। आइए, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग क्या कहलाते हैं? देखिए, सर्वप्रथम आप अगर कहीं जाइए, लाल लाल और पीला कपड़ा पहन के कोई व्यक्ति खड़ा है और एक बगल कोई हल्का नीला पहन के खड़ा है, तो सर्वप्रथम आपकी दृष्टि किसके ऊपर पहुंचेगी? लाल और पीले के ऊपर पहुंचेगी दृष्टि। तो ऐसे रंग जिनको हम देखते हैं तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, हमारी दृष्टि तुरंत आकर्षित हो जाती है, तो ऐसे रंग को कहते हैं अग्रगामी रंग। क्या कहते हैं? अग्रगामी रंग, यानी फ्रंट वाले रंग। रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तान, टोन। अंग्रेजी में कहते हैं टोन। एक रंग के विभिन्न तान होते हैं। आप कहीं जाइए, कोई व्यक्ति रेड कपड़ा पहना है, तो अगर वहां 10-15 व्यक्ति रेड कपड़े पहने हैं, तो किसी का गहरा रेड, किसी का हल्का रेड, किसी का और हल्का रेड, यानी इसी रंग एक रंग के विभिन्न टोन जो होते हैं अलग अलग, वही कहलाते हैं तान। ठीक। अब तान के मुख्य भेद कितने हैं? तान के मुख्यतः तीनों भेद होते हैं। प्रकाश, लाइट ज्यादा हो सकता है उस रंग में, मध्यम हो सकता है वह रंग, और छाया भी हो सकती है उस रंग में, हल्का भी हो सकता है। यानी इनमें सभी का ऑप्शन करेक्ट है। इसमें स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किस देश के दिन है? स्वर्णिम विभाजन एक सिद्धांत है जो हमारे किसने दिया है? ये हमारे यूनान के वैज्ञानिकों ने दिया है। कहाँ के? यूनान के वैज्ञानिकों ने दिया है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का मतलब है 2:4, 8:8, 16, 32। इसका तात्पर्य यह है, यदि किसी भी चित्र को हम बनाते हैं, उसकी अगर चौड़ाई 2 रहेगी तो उसकी लंबाई 4 रहेगी। एक निकला इससे। दूसरा, यदि उसकी चौड़ाई क्या हुई? 4 हम कर दिए, तो 4 गुणे 8 उसकी क्या होनी चाहिए? लंबाई होनी चाहिए। यदि उसकी चौड़ाई हमने 8 कर दिया, तो लंबाई 16 करना पड़ेगा। यदि उसकी लंबाई क्या करेंगे? हम 16 चौड़ाई करेंगे तो गुणे 32 उसकी लंबाई करनी पड़ेगी। यदि हम उसकी 32 कर देंगे चौड़ाई, लंबाई 32 गुना 64 करना पड़ेगा। ये जो निष्कर्ष निकल के आया, यही है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। ये यूनान के वैज्ञानिकों ने हमें बताया था और ये प्रैक्टिकल किया गया, तो ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छा सिद्धांत है, इसीलिए बहुत फेमस है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के वैज्ञानिकों ने दिया? ये स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत यूनान के वैज्ञानिकों ने दिया। ये आपके ऑप्शन के तौर पे बहुविकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षा में आने और ये आएंगे। ठीक। आइए हम 16 नंबर देते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारे निपट गए। आइए 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कलाकार सामंजस्य, चित्र में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। देखिए, चित्र की कलाकार सामंजस्य स्थापित करते हैं। कहाँ स्थापित करना है? चित्र में स्थापित करना है। तो कैसे चित्र में स्थापित कर लेगा? आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में पहला है रेखा से करेगा, चित्र बनाएगा तो रेखा बनाएगा, रेखा से। बी, रंग से। सी, रेखा से, रंग से। इसके बाद रूप से। डी, इनमें सभी। 16 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है आपका, रिदम का अर्थ है। रिदम का अर्थ है। आगे ऑप्शन आगे लिख देते हैं। लय, तान, ओत, सघनता।
ये आपका हो। 18 नंबर, प्रश्न नंबर 18। आइए, गेरू में चर्बी मिलाकर, क्या गेरू में चर्बी मिलाकर चित्रण कौन करता था? कौन करता था? आइए, ऑप्शन ए आदि मानव, बी मध्यकाल का मानव, सी आधुनिक मानव, डी इनमें सभी। ये 19 नंबर, 19 नंबर है, जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है, जो पदार्थ लिखे हैं, जो पदार्थ, ये प्रश्न नंबर है 19। जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है कहलाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बाइंडर, ऑप्शन बी ग्लू, ऑप्शन सी ग्लिसरीन, ऑप्शन डी रंग। आइए 20 नंबर, 20 नंबर प्रश्न है आपका, पायस का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन मार्क। पायस का प्रयोग किया जाता है गोंद के लिए, गोंद के लिए, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है अंडा, सी ग्लिसरीन, आइए 16 नंबर, कलाकार सामंजस्य स्थापित कर सकता है, यानी कहा एक चित्र में कलाकार कैसे उसको अच्छा बना सकता है, सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकता है, इसको हम आइए देखते हैं। रेखा से करता है, रंग से करता है, रूप से करता है। तो इनमें से सभी अंतिम ऑप्शन है, इनमें से सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। रेखा से भी कुछ करेगा, रंग से भी कुछ करेगा, कुछ रूप से भी करेगा, तीनों से करेगा तभी तो एक अच्छा चित्र बन सकता है। तो क्या होगा? इनमें से सभी। कलाकार चित्र में सामंजस्य स्थापित कर सकता है इन सभी से, रेखा से, रंग से और रूप से भी। रिदम का अर्थ है, रिदम का अर्थ ही होता है लय, एक लय में हो। कोई भी चित्र बनता है, जैसे सांप ही चलता है, जैसे सांप जो जब भागता है कैसे भागता है, एक ऐसे उसकी फिक्स होती है, एक रिदम होता है, वही एक रिदम यानी लय। कोई भी चित्र हम बनाएंगे तो एक रिदम में बनाएंगे, एक लय में बनाएंगे। गेरू में चर्बी मिलाकर, गेरू में चर्बी मिलाकर चित्रण कौन करता था? आदि मानव करते थे, मध्यकाल का मानव करता था, आधुनिक मानव करता है कि इनमें सभी करता है? भाई आजकल तो रंग में मिलाने के बहुत सारे पदार्थ आ गए हैं, लेकिन पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, जानकारी नहीं थी। आदि मानव काल के समय क्या करते थे? रंगों में चर्बी मिलाते थे। कौन? आदि मानव लोग। आदि मानव लोग रंगों में चर्बी मिलाते थे। ठीक, जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है क्या कहलाता है?
देखिए भाई, जो पदार्थ वर्तमान समय में उसको बोला जाता है बाइंडर। बाइंडर मिलता है, आप पेंट की दुकानों पे जाएंगे तो बाइंडर मिलेगा। और बाइंडर का काम कहीं कहीं फेविकोल से कर लिया जाता है। घर पे जब पेंटिंग होती है तो फेविकोल उसमें मिला दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी पेंटिंग कुछ करनी हो तो बाइंडर आता है, बाइंडर मिला के हम क्या करते हैं उसमें, तब उसकी रंगों के कणों को जब मिक्स कर देता है तो रंग छूटता नहीं जल्दी, इसलिए बाइंडर का प्रयोग करते हैं हम रंगों के कणों को मिलाने के लिए। पायस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पायस के रूप में बोर्ड बनाना, जैसे कोई बोर्ड आप बना रहे हैं चित्र बनाने के लिए, तो उसमें पायस, और पायस के रूप में हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, हम गोंद का भी प्रयोग करते हैं, अंडे का भी प्रयोग करते हैं, ग्लिसरीन का भी प्रयोग करते हैं। यानी इनमें सभी ऑप्शन आपका क्या है, इनमें सभी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पायस का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए गोंद भी, अंडा भी, ग्लिसरीन भी। यानी अगर पायस में बनाना है तो क्या करेंगे, ग्लिसरीन और अंडा और गोंद भी मिलाते हैं। आइए आज 5 प्रश्न हम एक्स्ट्रा और देखेंगे अभी, ठीक। आज 5 प्रश्न एक्स्ट्रा हम लोग और देखते हैं। आइए 21 नंबर 21 क्या है, लकड़ी के धरातल बनाया गया चित्रण की विधि कहलाती है। आइए अगला दूसरा देखते हैं, चित्रण की विधि कहलाती है। चित्रण की विधि क्या कहलाती है, ऑप्शन ए चित्रण की विधि कहलाती है, ऑप्शन ए माध्यम, ऑप्शन बी प्राइमिंग, ऑप्शन सी साइजिंग, ऑप्शन डी तकनीक। देखिए, चित्रण की विधि कहलाती, क्या कहलाती है, माध्यम, प्राइमिंग, साइजिंग, तकनीक। तो चित्रण की विधि क्या कहलाती है, तकनीक। चित्रण कोई विधि हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं किस तकनीक में चित्र हम बना रहे हैं, किस तकनीक में हम चित्र बना रहे हैं, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखें, भित्ति चित्रण की विधि कौन, गीली भित्ति पर चित्रण विधि कहलाती है। गीली भित्ति पे चित्रण है, क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन फ्रेस्को, सेक्को, बी फ्रेस्को का है ब्रूनो, क्या है, ब्रूनो, सी तैल रंग वाली, डी टेम्परा, ठीक। अब आ जाइए 23 नंबर, 21, 22, 23, हाँ, सूखी भित्ति पर, किस पे, सूखी भित्ति पर चित्रण विधि क्या कहलाती, चित्रण विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, वही ऑप्शन सेम, ए फ्रेस्को, सेक्को, बी फ्रेस्को, ब्रूनो, डी तैल रंग, डी ऑप्शन है पेस्टल। आइए अब यहां हम देखेंगे 23 प्रश्न आ गए, चित्रण की विधि क्या कहलाती है, चित्रण की विधि कहलाती है तकनीक हो गया था। गीली भित्ति पर चित्रण क्या कहलाता है, गीली भित्ति पर चित्रण कोई किया जाता है उसको बोलते हैं फ्रेस्को ब्रूनो, क्या बोलते हैं, फ्रेस्को ब्रूनो। यदि कोई भित्ति सूखी है उसको कहेंगे फ्रेस्को सेक्को। जैसे कोई दीवार गीली है उस पे हमें चित्र बनाना है, इसको कहेंगे फ्रेस्को ब्रूनो निर्माण करना।
फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति से चित्र उसमें हम बनाते हैं कहा जाता है, और वो जल्दी मिटता नहीं। और सूखी भित्ति पर जो चित्रण करते हैं उसको कहते हैं फ्रेस्को सेक्को, और वो जल्दी सूख जाता है, सूखी है दीवार उस पर हम चित्र बनाते हैं। अमूमन जैसे पेंटर लोग उस पर चित्र बना देते हैं। ठीक, 23 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा, 23 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद थोड़ी सी हम कुछ बातें समझ लेते हैं। हम रंग के बारे में चर्चा किए, तो रंग का थोड़ा सा सार्वभौमिक रंग चक्र हमने एक बार बताया था, एक बार आज पुनः हम इस पे रिमेम्बर करा देते हैं। ये है लाल, कौन सा रंग है? लाल। ये है पीला, और ये है नीला। ये क्या है? ये है मूल रंग। क्या है इनका नाम? मूल रंग। कोष्टक में लिख लेते हैं, मूल रंग। ये क्या है? मूल रंग। ये मूल रंग है। क्यों? क्योंकि ये प्योर है। अब इनसे मिलके 3 रंग का निर्माण और होता है। अब भाई इनसे मिलता है कौन? लाल और पीला मिला दिए बन गया नारंगी। क्या बन गया? नारंगी। ये 2 लोगों से मिलके बना, इसीलिए इसका नाम है द्वितीयक, या अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंडरी, या फिर कहते हैं गौण। क्या कहते हैं? गौण। ये है। ठीक, अब आज पीला नीला मिलाएंगे, हरा। ये क्या हो गया? ये भी आपका वही नाम है, चाहे द्वितीयक का हो, चाहे गौण का हो, चाहे सेकेंडरी का। और नीला और लाल मिला दिए बन गया बैगन की तरह, बैगनी। और ये भी क्या हो गया? द्वितीयक रंग है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ सेकंड लिख लीजिए, और यहाँ भी सेकंड लिख दीजिए, यहाँ भी सेकंड, और यहाँ हम मूल रंग लिखिए, मूल रंग के सामने फर्स्ट, और ये भी फर्स्ट है, और ये भी फर्स्ट। कुल मिला के हमारा मूल रंग कितना है? 3, लाल पीला और नीला। लपनी, हमने सूत्र बताया था, लपनी, यानी लाल, ये लाल वाला हो गया। आइए, ये क्या हो गया? पीला, और ये क्या हो गया? नीला। क्या हो गया? नीला। लपनी सूत्र हमने बताया था। और एक चीज आप ध्यान देंगे, कभी भी जो रंग आमने सामने के रंग क्या होते हैं? एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एक विरोधी रंग किसी का होगा, एक मूल होगा, एक द्वितीयक होगा। जैसे लाल का विरोधी, आइए, लाल का विरोधी कौन है? हरा। लाल का विरोधी कौन है? हरा। और नारंगी का विरोधी सामने देखना है, नीला, यानी नीले का कौन हो गया? नीले का हो गया नारंगी। और इसके बाद बचा कौन है? एक बचा आपका पीला। पीले कौन हो गया? पीला। क्या हो गया? बैगनी। ये है क्या? ये प्राथमिक रंग है, ये द्वितीयक रंग है, और ये दूसरे के विरोधी हैं। ये दूसरे के विरोधी हैं। और ये क्या है? ये मूल रंग है, ये द्वितीयक रंग है, इसलिए दूसरे के विरोधी रंग है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम आज काफी लंबा हो गया वीडियो। आज के बाद अगली क्लास अगले संडे को रहेगी चित्रकला वाली। बाकी हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे रेगुलर। आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट जरूर बताएंगे। और दोस्तों चैनल के हमारे सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।